morning students and welcome to class 8, the part number 2nd of your history portion, our past, and chapter number 1, the weavers, iron smelters and the factory owners. Students, अभी तक की क्लास में कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने ये जाना कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल जो था वो बहुत ही फेमस था ऑल ओवर वर्ल्ड। चाहे हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, चाहे हम दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये कॉटन टेक्सटाइल जो था वो एक्सपोर्ट होता था। मतलब भारत का जो ये सूती कपड़ा था ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस था। जिसमें हमने कुछ कॉटन क्लॉथ के नाम पढ़े थे, जिसमें आपको याद हो तो मैंने बताया था एक तो था छीट, एक था बांधनी। इस तरह से ये कुछ फेमस कॉटन क्लॉथ थे जिनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर थी। लेकिन जब ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया तो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इंग्लैंड के अंदर बड़ी बड़ी कॉटन की फैक्ट्रीज लगने लगी, इंडस्ट्रीज लग गई, मशीनरी से खूब सारा कॉटन टेक्सटाइल बनने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे इंडियन क्लॉथ की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर घटने लग गई। और हमने ये भी पढ़ा कि इंग्लैंड के अंदर इंडियन कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण इंग्लैंड के जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी वो घाटे में जा रही थी। इसीलिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने 1720 के अंदर कैलिकट एक्ट निकाला और उसमें ये कानून बनाया गया कि अब इंग्लैंड जो छीट वाला जो कपड़ा था है ना उसको इंपोर्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से इंग्लैंड में छीट क्लॉथ के ऊपर, छीट पे जो कॉटन क्लॉथ होता था उसके ऊपर रोक लगा दी गई। ठीक है, अब आज का जो हमारे बच्चों क्लास है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वेबर्स कौन थे, इनकी कंडीशन इंडिया के अंदर क्या हो गई थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई और धीरे धीरे यहाँ पर इस कंपनी ने बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो देखिए बच्चों, धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का जो कॉटन किसी समय में पूरी दुनिया के अंदर जाता था, बेचा जाता था, वो धीरे धीरे उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में कम होने लगी। कारण क्या था वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये वीवर्स कौन थे। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, वीवर्स का मतलब कपड़ा बुनने वाला, वो इंसान जो धागा बनाता है फिर धागे से कपड़े की बुनाई करता है, वो वीवर्स होते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये जानते हैं हु वर द वीवर्स। तो देखिए बच्चों, वीवर्स की डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्या है, द बिलोंग टू द कम्युनिटीज हु वर स्पेशलाइज्ड इन द वेव। मतलब उन लोगों की कम्युनिटी या उस समुदाय के लोग जो वेविंग का काम वेविंग के काम के अंदर स्पेशलाइज होते हैं, मतलब जिनको कपड़ा बुनने का तरीका आता है, उनको हम वेवर्स कहते हैं। सेकंड थिंग देखिए, फर्स्ट स्टेप। अब बच्चों हम यहाँ जानेंगे कि वीविंग का काम कैसे होता है, मतलब कपड़े की वीविंग कैसे होती है, कपड़े की बुनाई कैसे होती है। हम जो कपड़ा पहनते हैं आपने देखा होगा कई छोटे छोटे फाइबर्स, कई छोटे छोटे थ्रेड से मिलकर कपड़ा बनता है ना। तो ये कैसे बनता है, देखिए इसमें 3 स्टेज होते हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग डन बाय द वुमन विद द चक्का एंड तकली। सबसे पहला स्टेज क्या होता था बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट टाइम की, है ना, जिस समय मशीनरी नहीं थी इंडिया के अंदर, उस समय कपड़े को वेव करने के लिए, कपड़े की बुनाई करने के लिए सबसे पहले थ्रेड बनाया जाता था। कॉटन बर्ड्स होती है, आपको पता है, रुई आपने देखी होगी, रुई जो होती है ना, इस रुई से बाद में क्या करते हैं कि इससे धागा बनाया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है थ्रेड बनाना। थ्रेड बनाने के लिए चरखा और तकली का यूज किया जाता है। चरखा आप सब ने देख रखा होगा, है ना। और आपको ये भी बता दूं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस का जो नेशनल फ्लैग था उसके अंदर चरखा बना हुआ था, तो ये नेशनल सिंबल भी था। ठीक है, अब होता क्या था कि बच्चों की रुई की कताई की जाती थी और उससे चरखे की हेल्प से धागा बनाया जाता था। जो धागा बनता था उसको तकली पर लपेट लिया जाता था। ठीक है, गोल गोल एक लंबी सी डंडी और बीच में एक लकड़ी का मोटा बड़ा सा गोल हिस्सा होता था, उस गोल हिस्से के ऊपर उस धागे को लपेट देते हैं, जिसे तकली कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। कपड़े के लिए सबसे पहले धागे की जरूरत होती है, तो धागा बनता था। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेप, द थ्रेड वाज ओवन इनटू द क्लॉथ बाय द वेवर्स। अब जब धागा बनकर तैयार हो जाता था तो बच्चों इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड
थर्ड स्टेज। अब देखिए बच्चों नंबर थर्ड स्टेज में क्या होता है, द थ्रेड वाज डाइड एंड द डायर बाय द डायर या फिर रंग रेज फॉर द प्रिंटेड क्लॉथ वी वर नीडेड टू बी प्रिंटर्स और द शिपिंगर्स। अब देखिए बच्चों लास्ट स्टेज क्या होता था, मान लीजिए धागे से कपड़े की बुनाई हो गई, कपड़ा बनके आपके सामने तैयार है। अब या तो आप उस कपड़े के ऊपर रंगाई करेंगे या फिर उसके ऊपर प्रिंट करेंगे कलर से। तो उसके लिए दो तरीके हैं। अगर आप उस थ्रेड की डाई कर रहे हैं, डाई का मतलब उसके ऊपर रंग चढ़ा रहे हैं, तो रंग करने का काम कौन करता था, वो करता था डायर। डायर मतलब जिसे हम रंगरेज कहते हैं। रंगरेज आप देखिए मार्केट के अंदर आपको कई जगह पर कपड़े की रंगाई करते हुए आज भी मिलेंगे, तो इनको रंगरेज कहते थे, जिनका काम होता था कपड़े की रंगाई करना। लेकिन अगर आप कपड़े की रंगाई नहीं कर उसके ऊपर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये प्रिंटिंग का काम कौन करता था, छिपीगर्स करते थे। छिपीगर आज भी आपको मिलेंगे इंडियन सोसाइटी के अंदर। पर्टिकुलर एक स्पेशल कम्युनिटी होती है जिनका काम कपड़े के ऊपर प्रिंट करना होता है, इनको छिपीगर्स कहते हैं। तो इस तरह से कपड़ा तैयार होता था। कपड़ा तैयार करने वाले लोगों को वेवर्स कहते थे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, जिसमें हम देखेंगे द डेडलाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। डेडलाइन का मतलब होता है खत्म हो जाना। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया के अंदर थी, अचानक से पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड धीरे धीरे घटने लगी और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो उसके कुछ कारण थे बच्चों, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों कि अगर हम इंडियन टेक्सटाइल की डेडलाइन की बात करें, मतलब उन कारण को जानेंगे हम जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल खत्म हो गई। मतलब जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया के अंदर जो कपड़ा बनाने का काम करती थी, वो कैसे खत्म हुई। तो देखिए बच्चों, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। अब सबसे बड़ा कारण क्या था, तो सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटेन के अंदर बड़ी बड़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लग गई, बड़ी बड़ी कपड़े की मिलें लग गई। इन इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरी से खूब सारा कपड़े का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और जब ब्रिटेन के अंदर खूब सारे कपड़े का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटेन के लिए इंडिया एक मार्केट था। हमने कल भी बात की थी बच्चों, जहाँ पर ब्रिटेन के अंदर बना हुआ कपड़ा सस्ते दाम पर भारत के अंदर लाकर बेचा जाने शुरू किया गया। ठीक है, तो पहला कारण ये था कि ब्रिटेन के अंदर बड़ी बड़ी कॉटन की इंडस्ट्रीज लग गई, जिसके कारण इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो गई। अब यहाँ पर कुछ कारण है, दो कारण है जिसके कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हुई। तो पहला जो रीजन है बच्चों को है, इंडियन टेक्सटाइल हैड टू कम्पीट विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोप एंड अमेरिका। अब पहला रीजन ये था कि अभी जैसा मैंने बताया बच्चों की अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पर इंडिया का ये क्लॉथ जो था किसी समय में पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, विदेशों में बेचा जाता था। लेकिन जब ब्रिटेन के अंदर मशीनरी से कपड़ा बनने लगा, तो ये ज्यादा सस्ता होता था और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी। इसी कारण से इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और यूरोप के मार्केट के अंदर इंडियन क्लॉथ को ब्रिटेन के कपड़े से कंपटीशन रहता था, जिसके कारण इंडियन क्लॉथ महंगा होता था और ब्रिटिश क्लॉथ जो था वो मशीन से बनता था, इसलिए सस्ता होता था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज के अंदर इंडियन क्लॉथ को ब्रिटेन के बने हुए कपड़ों से कम्पीट करना पड़ता था। कंपटीशन बहुत ही टफ था। इसी कारण से ब्रिटिश क्लॉथ सस्ते और अच्छी क्वालिटी के दिखते थे, इसलिए लोग ज़्यादा उनको खरीदते थे। जबकि इंडियन टेक्सटाइल या इंडियन क्लॉथ महंगे होते थे लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन महंगे होने के कारण इनकी डिमांड बाद में अमेरिका और यूरोप के अंदर कम होने लगी। दूसरा कारण अगर हम बच्चों देखें तो हो जाएगा एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड हैड हाई ड्यूटीज और इंडियन टैक्सेस। अब इसके अलावा बच्चों आपको ये भी बता दें कि इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल यूरोप के देशों में बिकने के लिए जाता था, वहां पर इंडियन क्लॉथ के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी। ड्यूटी का मतलब एक तरह का टैक्स लगता था। ये टैक्स बहुत ज्यादा था और इस टैक्स के ज्यादा होने के कारण बाद में क्या होता था कि कपड़े की कीमत विदेशों में जाते जाते बढ़ जाती थी। मतलब भारत से जो कपड़ा विदेशों की तरफ सस्ते दाम पर बेचा जाता था, वो उस देश में जब पहुंचता था तब तक उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि कई तरह के टैक्स उस कपड़े के ऊपर लगाए जाते थे और टैक्स की वसूली कपड़े के दाम को भी बढ़ाती। तो इस कारण से इंडियन जो टेक्सटाइल था उसके
एशिया के, अमेरिका के कई सारे देशों के अंदर ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा जो था वो ज्यादा से ज्यादा बिकने लगा, और जिसके कारण इंडियन क्लॉथ अमेरिका, अफ्रीका के मार्केट से खत्म हो गया। मतलब पहले जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका के मार्केट में इनकी इंडियन क्लॉथ की डिमांड रहती थी, लेकिन जब ब्रिटेन ने भी इन मार्केट के अंदर अपना कपड़ा बेचना शुरू किया तो इंडियन क्लॉथ का जो डिमांड थी वो पूरी तरह से इन मार्केट में खत्म हो गई। ठीक है, अब देखिए यूरोपियन कंपनी स्टॉप डाइंग बाय इंडियन गुड्स। अब बच्चों धीरे धीरे कंडीशन ये हो गई कि पूरे यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ इंडियन क्लॉथ, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था वहां पर इनकी डिमांड खत्म हो गई, और धीरे धीरे लोगों ने इंडियन क्लॉथ को खरीदना बंद कर दिया। और बंद करने का कारण क्या था? मैंने बताया बच्चों की इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी से जो कपड़ा बनता था उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी, और साथ में वो इंडियन क्लॉथ से ज्यादा सस्ता पड़ता था, इसीलिए कम पैसे लगते थे, तो लोग इंडियन क्लॉथ की जगह पर ब्रिटेन या इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा खरीदते थे। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे इंडियन क्लॉथ जिस किसी समय में जब पूरी दुनिया के अंदर खूब बड़ी डिमांड इसकी रहती थी, वहीं एक समय ऐसा आ गया कि पूरी दुनिया के अंदर इस इंडियन क्लॉथ की डिमांड पूरी तरह से खत्म हो गई। वे देश जो कभी इंडिया से खूब सारा कपड़ा यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल ले जाते थे, अब उन्होंने इंडियन क्लॉथ को खरीदना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई बात बच्चों बैकलाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, किस तरह से इंडियन टेक्सटाइल बर्बाद हो गई। विदेशों के अंदर जो एक्सपोर्ट होता था माल, वहां पर विदेशों के अंदर ब्रिटेन में या इंग्लैंड में बनने वाला कॉटन टेक्सटाइल लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। इसके कारण इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड जो थी वो कम हो गई, और धीरे धीरे इंडियन मार्केट जो था, जो विदेशों के अंदर जो मार्केट फैला हुआ था, वो धीरे धीरे इंडिया तक लिमिटेड हो गया। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे बाय द 1830s। अब हम कुछ बात कर रहे हैं बच्चों कि किस तरह से इंडियन मार्केट पूरी तरह से इंडिया तक लिमिटेड हो गया। और मैं तो ये कहूँगी कि एक समय ऐसे भी आया बच्चों कि इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों ने भी इंडियन क्लॉथ, जो हैंडमेड क्लॉथ होता था, कॉटन टेक्सटाइल होता था, खादी होता था, उसका यूज करना बंद कर दिया। कारण क्या था? ब्रिटेन से जो कपड़ा भारत में आता था वो बहुत सस्ता होता था, और इसीलिए लोगों ने सस्ते कपड़े को खरीदना शुरू किया, और इंडिया के अंदर ही इंडियन क्लॉथ की डिमांड जो थी वो भी घटने लग गई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, ये जो मशीनें लगी थी, इसी कारण से इंडियन टेक्सटाइल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 1830s द ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। अब देखिए ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ का मतलब इंग्लैंड से, ब्रिटेन से जो कपड़ा इंडिया आता था, इस ब्रिटेन के कॉटन टेक्सटाइल ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? क्योंकि जहां पर पहले भारत में रहने वाले लोग भारत में बना हुआ कपड़ा खरीदते थे, वहीं पर अब इन लोगों ने ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। लोग क्यों पहनना शुरू किया? क्योंकि इसकी कीमत कम होती थी। ये ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा सस्ता होता था, जो कपड़ा इंग्लैंड से भारत आता था वो ज्यादा सस्ता होता था, और इंडिया के अंदर जो हाथ से बना हुआ ये कॉटन टेक्सटाइल होता था ये महंगा होता था। इसीलिए इंडिया के अंदर ही इंडिया का जो ये टेक्सटाइल था ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब देखिए बाय 1880 2/3 of all the cotton cloth worn by Indians were made of cloth produced in Britain। और 1880s तक, 1880 तक ये कंडीशन हो गई बच्चों कि पूरी इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन थी उसमें से 2/3 लोग जो थे, मतलब आधे से भी ज्यादा लोगों ने इंग्लैंड में बना हुआ या ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण इंडियन कॉटन टेक्सटाइल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर इंडियन क्लॉथ की डिमांड कम होने लग गई। ठीक है, इसके अलावा देखें हैंडलूम वीविंग डिड नॉट डाई इन इंडिया। ये ध्यान रखना कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो इंडिया में पूरी तरह से खत्म होने को आ गई थी, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर जो हैंडलूम वीविंग थी वो पूरी तरह से इंडिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी पर थी। कारण ये था बच्चों की हैंडलूम के अंदर जो कपड़ा होता है उसको, उसकी सिलाई का एक बहुत ही अलग तरीका होता है, उसकी बुनाई का एक अलग तरीका होता है। और सिंपल सा मैं कहूँ बच्चों, आपने देखा होगा बनारसी साड़ी देखी होगी, है ना, और इसके अलावा आप देखिए कि साउथ इंडिया के अंदर जो साड़ीज बनती है उसको आप हैंडलूम से ही बना सकते हैं, और इनकी
प्रोडक्शन ब्रिटेन के अंदर पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जो हैंडलूम क्लॉथ था उसकी डिमांड इंडिया के अंदर हमेशा बनी रही। तो ये कह सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन हैंडलूम इंडस्ट्री जो थी अभी भी इंडिया के अंदर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे वो इस तरह की साड़ीज बना सके, इस तरह का हैंडलूम का कपड़ा बना सके। ठीक है, तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी आर्ट पीपल टू बाय द इम्पोर्टेड टेक्सटाइल एंड यूज हैंडमेड woven clothes। अब हम बात कर रहे हैं जब महात्मा गांधी जी भारत आए 1915 के अंदर, इन्होंने इंडिया के नेशनल मूवमेंट को लीड किया और पूरी इंडिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि एक्सपोर्ट किया हुआ या ये कह सकते हैं कि विदेशों से इंपोर्ट किया हुआ कपड़ा पहनना बंद कर दें, मतलब विदेशी कपड़े का त्याग करें और हर इंडियन को हैंडमेड कपड़ा पहनना चाहिए। और हैंडमेड जो कपड़ा है इंडिया के अंदर बच्चों, उसको हम लोग खादी कहते हैं। ये प्योर कॉटन कपड़ा होता है जो कि चरखे और तकली की हेल्प से इसका थ्रेड तैयार होता है और बहुत महंगा बिकता है। तो गांधी जी ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि इंपोर्ट किया हुआ जो कपड़ा है, जो विदेशों से भारत के अंदर जो कपड़ा आ रहा है, उसको हर इंडियंस को पहनना नहीं चाहिए और उसकी जगह पर हैंडमेड क्लॉथ पहनना चाहिए, जिसका असर पूरे भारत पर देखने को मिला। जगह जगह पर सत्याग्रह किए गए, है ना, और असहयोग आंदोलन हुए, जिसके अंदर इसके अलावा देखिए बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया, जिसमें विदेशी कपड़े का पूरे देश के अंदर बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए चरखा केम टू रिप्रेजेंट द इंडिया। इसके अलावा गांधी जी की हेल्प से, गांधी जी के कारण चरखा इंडिया का नेशनल सिंबल बन गया। ठीक है, और इसी के साथ देखें कि इट वाज पुट ऑन द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड इन 1931। और चरखा उस समय का नेशनल सिंबल था, इसीलिए 1931 के अंदर देश के आजाद होने से पहले हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उसका जो झंडा था, उसका जो फ्लैग था, जो ट्रायंगुलर फ्लैग था, उसके बिल्कुल बीच के अंदर, जहां हम लोग बच्चों आज देखें आप, हमारा जो तिरंगा झंडा है, जो ट्रायंगुलर फ्लैग है, उसके बिल्कुल मिडिल के अंदर आपको अशोक चक्र दिखेगा, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले इसी ट्रायंगुलर फ्लैग के बीच में चरखा बना हुआ था। तो कह सकते हैं कि चरखे की इंपॉर्टेंस गांधी जी ने पूरी इंडिया के अंदर बताने की एक तरह की कोशिश थी कि किस तरह से विदेशी कपड़े को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए और इंडिया के अंदर हैंडमेड जो क्लॉथ है उसका यूज हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, those who lost their livelihood become the agricultural laborers, some migrated to cities and some went to the other countries for plantation in Africa and America। अब बच्चों बात करेंगे कि वे लोग जो किसी समय में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वे लोग जो कभी वेवर्स थे, जो कपड़े की बुनाई का काम करते थे, जब इनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई भारत के अंदर, जब इन लोगों के पास कोई काम नहीं रहा, जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो इन वेवर्स ने अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए क्या किया? क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि जिंदगी को आगे चलाने के लिए आपके पास लाइवलीहुड का, आपके पास पैसा कमाने का एक रास्ता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब इन वेवर्स के पास कोई काम नहीं बचा, इनकी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो कुछ वेवर जो थे वो एग्रीकल्चरल लेबर बन गए, मतलब उन्होंने, वे लोग किसान बन गए, खेती बाड़ी करके उन्होंने अपनी जिंदगी वापस चलाना शुरू किया। और कुछ लोग जो थे शहरों की तरफ चले गए और शहरों के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर छोटा बड़ा काम ढूंढना शुरू कर दिया। और जो बाकी वेवर्स बच गए वो कहाँ चले गए? कंट्री से बाहर, अफ्रीका और अमेरिका के अंदर प्लांटेशन वर्क के लिए। प्लांटेशन का मतलब मैं बता दूं बच्चों कि अफ्रीका और अमेरिका भी जो है किसी समय में इंग्लैंड के गुलाम थे, जिस तरह से हमारा भारत गुलाम था, जिस तरह से हमने इंडिगो का प्लांटेशन आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इसी तरह से अफ्रीका के अंदर भी इंडिगो का, टी का, कॉफी का प्लांटेशन ये अंग्रेज जबरदस्ती वहां पर करवाते थे। तो कुछ वेवर जो थे अफ्रीका और अमेरिका चले गए और वहां पर उन्होंने प्लांटेशन का काम स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश इंटरफेयर के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज लगी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां लगी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, कपड़े की मिलें लगी, इस कपड़े की मिलों में इतना सारा कपड़ा बनता था कि ब्रिटेन को
जिसके कारण इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड थी पूरी दुनिया में खत्म हो गई। और यहाँ तक कि भारत के अंदर भी लोगों ने इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा, ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा पहनना शुरू किया, जिसके कारण भारत में भी इस कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड पूरी तरह से खत्म हो गई। इस तरह से ये कॉटन टेक्सटाइल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ा, कुछ लोग किसान बन गए, कुछ लोग शहरों की तरफ चले गए, कुछ लोग अफ्रीका और अमेरिका में प्लांटेशन के लिए चले गए। तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका भारत के वेवर्स पर, कॉटन टेक्सटाइल पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास। अभी भी चैप्टर